नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। जैसा कि अभी तक आपको इस चैनल पर चतुर्थ सेमेस्टर की प्रत्येक विषय की क्लासेस प्रोवाइड करी जा रही हैं। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, प्रत्येक विषय पर हैंड रिटेन नोट्स और प्रत्येक दिन वीडियो के बाद पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पर प्रत्येक क्लास के बाद आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करे जाएंगे, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। रोमेश सर के द्वारा सामाजिक अध्ययन की आज यह 8वीं क्लास है। जिन्होंने पिछली क्लासेस नहीं देखी है, आप आई बटन में टच करिए, सारी प्लेलिस्ट देखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रत्येक विषय की प्लेलिस्ट पड़ी है। यदि आप चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ वीडियो को शेयर करें। आपका एक एक शेयर हमें मोटिवेट करता है नए वीडियो बनाने के लिए। तो साथियों, अब आप रोमेश सर के साथ आज उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक प्रदेश पढ़िए और क्लास का एंजॉय करिए। नमस्कार साथियों, मैं रोमेश शर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल नितेश पांडे में स्वागत करता हूं। अभी तक हमने हिस्ट्री के 5 चैप्टर अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिए हैं। आज 7वां और 8वां चैप्टर ज्योग्राफी का हमने एक चैप्टर छठा कंप्लीट कर लिया है। आज ज्योग्राफी के 2 चैप्टर 7वां और 8वां के बारे में डिस्कस करेंगे। 7वें चैप्टर में भारत के प्राकृतिक प्रदेश और 8वें में उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक प्रदेश। तो भारत के प्राकृतिक प्रदेश में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक प्रदेश हैं। इसी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। विगत वर्षों में जितने भी प्रश्न पत्र देखे हैं, सभी में ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से रिलेटेड ही पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश क्या है, कि इसके बारे में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट देखने को मिली हैं। तो भौगोलिक दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश राज्य भारतवर्ष के लगभग उत्तर मध्य भाग में अवस्थित एक सीमांत राज्य के रूप में जाना जाता है। भारत के मानचित्र पर इसकी क्या स्थिति है वो देख लेते हैं एक बार। वैसे इतना इम्पोर्टेंट ये चीज नहीं है। 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य एवं 77 डिग्री 05 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। ये सिर्फ नॉलेज के पर्पज से याद रखेंगे, बाकी जरूरत नहीं है इतना ज्यादा। प्रदेश की पूरब से पश्चिम में कुल लंबाई, ये इंपॉर्टेंट, लगभग 650 किलोमीटर एवं कुल चौड़ाई लगभग 240 किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल कुल कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 7.33% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य का स्थान अखिल भारतीय स्तर पर राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के पश्चात चौथे स्थान पर है, चतुर्थ है। उत्तर प्रदेश की सीमा जो है कहां से लगती है? नेपाल देश को स्पर्श करती है। प्रदेश के उत्तरी भाग में नेपाल एवं उत्तराखंड, उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली व राजस्थान, दक्षिण में मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़, पूरब में बिहार एवं झारखंड अवस्थित हैं। तो इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है? उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको रखनी है कि इसकी कुल चौड़ाई कितनी है, इसका क्षेत्रफल कितना है, इसकी लंबाई कितनी है, इस राज्य को कौन कौन से राज्य देश स्पर्श करते हैं। बस इतना चीज आपको लिखना है। फिर इसके प्राकृतिक विभाग कौन कौन से हैं? प्रदेश के प्राकृतिक विभाग देखते हैं। इसमें क्या है, उत्तर प्रदेश राज्य को मुख्य रूप से 3 प्राकृतिक प्रदेशों में वर्गीकृत किया गया है। 3 प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। ये प्राकृतिक प्रदेश उत्तर से दक्षिण दिशा में क्रमशः भाबर एवं तराई प्रदेश, पहला हो गया भाबर एवं तराई प्रदेश, दूसरा गंगा यमुना का मैदानी प्रदेश एवं दक्षिणी पठारी प्रदेश के रूप में व्यवस्थित हैं। 3 चीजें आपको याद रखनी। प्राकृतिक विभाग कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश के भाबर एवं तराई प्रदेश, गंगा यमुना का मैदानी प्रदेश एवं दक्षिणी पठारी प्रदेश के रूप में है। ठीक, तीनों चीजें। इन तीनों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लेंगे। भाबर एवं तराई प्रदेश क्या है? भाबर देखते हैं। प्रदेश के उत्तरी भाग में शिवालिक की पदस्थली में अवस्थित
कंकड़ पत्थरों से निर्मित पतली पट्टी के रूप में विस्तृत भाग भाबर के नाम से संबोधित किया जाता है। क्या होता है, पर्वतीय क्षेत्र जो है उससे सब नदियां जब मैदान में प्रवेश करती हैं तो उनके साथ कंकड़ पत्थर जो हैं मैदान में गिरकर फैल जाते हैं। यही प्राकृतिक भूखंड भाबर के नाम से जाना जाता है। जैसे नदियां पहाड़ों से निकलती तो अपने साथ पत्थरे छोटे छोटे पत्थरों को बहा लाती, वो किनारे लगते जाते हैं साइड में, तो एक पतली सी पट्टी के रूप में विस्तृत भाग बन जाता है, जिसे क्या कहते हैं, भाबर। प्रदेश में इसका विशाल मतलब बहुत ही विशाल लंबाई तक फैला हुआ है भाबर क्षेत्र। इसका विकास पश्चिम में सहारनपुर से लेकर के कुशीनगर तक है। बहुत ही विशाल है ये चीज भाबर। पश्चिम से पूरब की ओर हम ज्यों ज्यों बढ़ते हैं भाबर क्षेत्र की चौड़ाई कम होती चली जाती है। भाबर पट्टी के ठीक दक्षिणी भाग में तराई प्रदेश की पट्टी पाई जाती है। इस भाग की मुख्य विशेषता यह है कि यह भाग अधिक वर्षा एवं जल प्लावन के कारण दलदली क्षेत्र के रूप में होता है। इस भाग में महीन अवसादों के कारण मृदा उपजाऊ होती है या समतल होता है, या क्या होता है, समतल होता है। सघन वृक्षों एवं लंबी लंबी घासों से यहाँ युक्त होती है। इस भाग में क्या क्या लगता है, गन्ना, गेहूं, धान फसलों की रिकॉर्ड तोड़ पैदावार होती है। इतना ही नहीं, इस भाग में जूट की कृषि भी की जाने लगी है। इस प्राकृतिक प्रदेश में सहारनपुर, बिजनौर, पीलीभीत, लखीमपुर, गोंडा, रामपुर, बरेली, महाराजगंज, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर जैसे नगर अवस्थित हैं। इस भूभाग की जलवायु स्वास्थ्य की दृष्टि से कम उपयुक्त है। दलदली भूमि के कारण यहाँ मच्छरों का प्रकोप सबसे ज्यादा होता है। तो कुछ चीजें हमें याद रखनी है, बाकी सब चीजें ज्यादा नहीं ध्यान रखनी है। सिर्फ भाबर क्या होता है, किस किस राज्य में है, यहाँ पर कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, ठीक, और यहाँ पर क्या प्रकोप बताया गया है। यहाँ पर दलदली भूमि के होने के कारण मच्छरों का प्रकोप अधिक है, क्या नुकसान है, क्या फायदा है, ये सारी चीजें धीरे याद रखनी है। जहाँ तक मानव जनजीवन एक क्रियाकलापों का प्रश्न है, भाबर व तराई प्रदेश में वनों पर आधारित उद्योग धंधों की प्रचुरता देखी जाती है। उद्योग जो हैं इन्हीं पर, वन जो पाए जाते हैं उन्हीं पर निर्भर हैं। इनमें क्या है, बरेली है, नाजीबाबाद है, ज्वालापुर है, में बेंत, फर्नीचर, कत्था, माचिस, प्लाईवुड उद्योग। सहारनपुर में कागज उद्योग, ये याद रखना, सहारनपुर में कौन सा उद्योग, कागज। मेरठ में खेल का सामान उल्लेखनीय है। इस प्राकृतिक प्रदेश में गन्ना, धान, गेहूं, जूट की प्रमुख रूप से खेती की जाती है। ये चीजें जरूर याद रखना, सहारनपुर में कागज, मेरठ में खेल का सामान, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। फिर आता है गंगा यमुना का मैदानी भाग। गंगा यमुना का मैदानी भाग, इसमें देखते हैं क्या क्या चीजें उगाई जाती हैं, कैसा यह क्षेत्र होता है, ये सारी चीजें देखते हैं। इसका विस्तार कहाँ तक है, सारी चीजें देखेंगे। इस प्राकृतिक प्रदेश का विस्तार दक्षिणी पठारी भूभाग एवं उत्तरी भाबर एवं तराई प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में चौड़ी पट्टी के रूप में है। कहाँ पर है, दक्षिणी पठारी भूभाग और उत्तरी भाबर एवं तराई प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में चौड़ी पट्टी के रूप में है। इस प्रदेश की पश्चिम एवं पूर्वी भाग की सीमा प्राकृतिक रूप से क्रमशः यमुना तथा गंडक नदियों द्वारा बनाई गई है। किस नदियों द्वारा, यमुना तथा गंडक नदियों द्वारा बनाई गई है। इस मैदानी भाग को गंगा यमुना का दोआब भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गंगा यमुना का दोआब। क्योंकि क्या होता है, इस भाग में गंगा यमुना नदियों व इनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसाद निक्षेप से इनकी रचना हुई, इनका निर्माण हुआ है। इसमें गंगा, यमुना, घाघरा, गोमती, शारदा, राप्ती, रामगंगा, गंडक आदि कई प्रमुख नदियां आती हैं। नदियों द्वारा जितने भी अवसाद लाए जाते हैं उनके कारण कई अवसाद का निर्माण हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, सबसे अधिक उपजाऊ प्राकृतिक प्रदेश माना जाता है। ये क्षेत्र जो होता है सबसे अधिक उपजाऊ होता है। इसका ढाल जो है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब की ओर है। इस प्राकृतिक प्रदेश में गंगा, यमुना व इनकी सहायक नदियों द्वारा अपने साथ बहाकर जो लाए जाते हैं निक्षेपों, तो इसके आधार पर इसको दो भागों में विभाजित कर दिया गया, खादर, बांगर। खादर क्या होता है, मैदानी भाग में अवस्थित ऐसा भूभाग जहां प्रतिवर्ष नदियों की बाढ़ का पानी
उसे सिंचित करता है। इस भाग में प्रतिवर्ष नदियों द्वारा जलोढ़ को परत दर परत जमा किया जाता है। यह मृदा अत्यंत उपजाऊ होती है। इस मृदा में सामान्यतः पोटेशियम, मैग्नीशियम, चूना व जीवाश्म शेषों की अधिकता होती है, जबकि नाइट्रोजन की कमी होती है। क्षेत्रीय दृष्टि से इसे नवीन, काव, नूतन जलोढ़, मटियार, दोमट आदि नामों से जाना जाता है। इसे कछार भी कहते हैं। तो हमें इसकी डिफिनेशन याद रखनी है खादर की, कि खादर जो होता है ऐसा भूभाग होता है जहां पर प्रतिवर्ष नदियों से के बाढ़ का पानी उसे सींच कर एक जलोढ़ मिट्टी की परत दर परत जमा कर देता है, जिससे इसका निर्माण होता है और यह सबसे अधिक उपजाऊ होती है। ठीक, अब जो बांगर होता है, मैदानी भाग में बांगर पाया जाता है। ऐसे पुरातन जलोढ़ वाले क्षेत्र जहां बाढ़ का पानी अब नहीं पहुंच पाता, जहां पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है, अर्थात वर्तमान बाढ़ की सीमाओं से ऊपर अवस्थित क्षेत्र बांगर कहलाते हैं। इन्हें उपरहार के नाम से भी जाना जाता है। इस मृदा में फास्फोरस एवं चूने की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है, जबकि नाइट्रोजन, पोटास जैसे तत्वों की अपेक्षाकृत न्यूनता पाई जाती है। ठीक, ये चीज हुई खादर। बांगर क्या होता है, अभी हमने बताया कि क्या होता है बांगर। इसमें क्या होता है, जो बाढ़ वहां तक बाढ़ पहुंच नहीं पाती, बाढ़ की सीमाओं से ऊपर अवस्थित क्षेत्र बांगर कहलाता है। इतना आप याद रखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, देख लेंगे। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? झांसी में। पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? महोबा। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कारपोरेशन कहाँ है? रेणुकूट, सोनभद्र में। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी। सीमेंट फैक्ट्री चुर्क व डाला बनता है, सोनभद्र में। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी। ये 4-5 पॉइंट याद रखेंगे, इनसे क्वेश्चन पूछा गया है। अगर वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर सभी के साथ करें। फिर देखते हैं उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जातियां एवं जनजातियां। पूछा गया है उत्तर प्रदेश की कौन कौन सी अनुसूचित जातियां कहाँ कहाँ पर निवास करती हैं, कौन कौन सी जनजातियां हैं। तो भारतीय समाज की कुछ जातियां जो होती हैं एक लंबे समय तक आधुनिक सभ्यता की मुख्य धारा से अलग रही हैं, जिनके कारण क्या होता है, उनका शोषण होता रहता है। संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत भारत के राष्ट्रपति जो है किसी राज्य या संघीय क्षेत्र के संबंध में लोक अधिसूचना द्वारा उन जनजातियों का या जनजातियों के समूह के भागों या उनके समूहों को भी निर्दिष्ट कर सकेगा। किस अनुच्छेद के तहत? 342 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जो है उन सभी जातियों का या उनके समुदाय का भी निर्दिष्ट कर सकेगा, जिन्हें इन संविधान के प्रयोजनों के लिए उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में अनुसूचित जातियां समझा जाएगा। अतः अस्पृश्यता एवं सामाजिक नियोक्ताओं के कारण कुछ जातियां वर्गों को संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जाति घोषित किया गया। यद्यपि भारतीय संविधान द्वारा अनुसूचित जाति की कोई परिभाषा नहीं दी गई है, किंतु संविधान के अंतर्गत नियुक्त प्राधिकारणों की संतुष्टि पर कोई भी जाति अनुसूचित घोषित की जा सकती है। अनुसूचित जातियों की सूची में संसदीय कानूनों द्वारा ही किया जा सकता है। जो संशोधन है वो संसदीय कानूनों द्वारा ही किया जा सकता है। जानकारी के लिए सिर्फ इसे हम देख लेंगे कि अनुसूचित जातियां क्या होती हैं, किस अनुच्छेद द्वारा इसे राष्ट्रपति द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है, किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति से अनुसूचित जाति घोषित किया जा सकता है। ये सारी चीजों पर गौर करेंगे बस, और इम्पोर्टेंट ज्यादा नहीं है। अनुसूचित जनजातियां क्या होती हैं? अनुसूचित जाति अथवा अन्य पिछड़े वर्गों की तुलना में अनुसूचित जनजातियों की पहचान आसान है। क्यों आसान है? इस संबंध में सामान्य धारणा यह है कि जिनमें जनजाति लक्षण है और जनसंख्या की मुख्य धारा से अलग थलग रहे हैं, वे अनुसूचित जनजाति के लोग कहलाते हैं। सामान्यतः क्या होता है, ये लोग जंगल, पहाड़ जैसे दूरस्थ एकांत निर्जन क्षेत्रों में वास करते हैं। इन्हें वनवासी, आदिवासी जैसे नाम से संबोधित किया जाता है। इनमें से आदिवासी शब्द का सर्वाधिक उपयोग होता है। यद्यपि भारतीय संविधान में इन्हें अनुसूचित जनजाति कहा गया। जहां एक और देश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का
8.6% है। वहीं प्रदेश में इनकी जनसंख्या वर्तमान में 2011 की जनगणना के अनुसार 0.6% है। प्रदेश की सामान्यतः समस्त जिलों में अनुसूचित जनजाति की कुछ न कुछ जनसंख्या अधिवासित है, कुछ न कुछ जनसंख्या पाई जाती है। प्रदेश में सोनभद्र जनपद में इनकी जनसंख्या सबसे अधिक, कहाँ पर है सबसे अधिक? सोनभद्र में। वहीं दूसरी ओर इनकी जनसंख्या बागपत जनपद में सबसे कम है। सबसे ज्यादा कहाँ है? सोनभद्र में। सबसे कम कहाँ है? बागपत में। तो प्रदेश की प्रमुख जातियां कौन कौन सी प्रदेश की प्रमुख जातियां निवास करती हैं, उनके बारे में आइए थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। 3 जातियां हैं, थारू, बुक्सा, खरवार। वैसे कई जातियां हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट 3 जातियां हैं जिनके बारे में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जनसंख्या की दृष्टि से थारू के बारे में जानते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से प्रदेश में इस अनुसूचित जनजाति की संख्या सबसे ज्यादा है। प्रदेश के तराई क्षेत्र में अवस्थित जनपदों महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी में यह जनजाति पाई जाती है। इनकी कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। मुख्यतः धान की खेती करते हैं। इनके व्यवसाय पशुपालन, लकड़ी दुराई, लकड़ी कटाई, शिकार, जड़ी बूटी इत्यादि एकत्रीकरण करके इनका प्रमुख व्यवसाय बन जाता है। लखीमपुर जनपद में इनके लिए एक महाविद्यालय भी बनाया गया। ये कुछ चीजें हैं इंपॉर्टेंट जो आप याद रखेंगे, जिससे आप थारू जनजाति के बारे में आसानी से लिख सकते हैं। फिर बुक्सा क्या होती है? प्रदेश के बिजनौर जनपद में छोटी छोटी ग्रामीण बस्तियों में इनका निवास स्थान है। कहाँ पर है बुक्सा पाई जाती? कहाँ पर पाई जाती है? बिजनौर में। इनका प्रिय भोजन क्या है? मछली और चावल। ये हिंदी भाषा बोलते हैं। मछली चावल इनका मुख्य भोजन है। थारू जो होता है वो कहाँ पाई जाती है? लखीमपुर जनपद में इनका महाविद्यालय स्थापित किया गया। ये चीज ध्यान रखेंगे थारू के बारे में। और यह जनजाति जो है महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी इसमें पाई जाती है। कुछ चीजें याद रखेंगे जिससे आप आसानी से लिख सकते हैं। खरवार के कौन सी जनजाति है देखते हैं। ये कहाँ पाई जाती है? जनपद देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर एवं सोनभद्र में इनका निवास है। यद्यपि इनका मूल क्षेत्र झारखंड राज्य का पलामू है। कहाँ का है? झारखंड राज्य का पलामू है। तो 4-5 जिलों में जनपदों में पाई जाती हैं। इनका नाम याद रखेंगे। 3 प्रकार की मुख्य जातियां होती हैं, थारू, बुक्सा और खरवार। और अनुसूचित जनजातियों के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेंगे। अनुसूचित जातियों के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। और ये जो 5 पॉइंट आप लोगों को 6 बताए गए हैं कि भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में, पान अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र महोबा में, हिंदुस्तान एल्युमिनियम कारपोरेशन रेणुकूट सोनभद्र में, ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी में, सीमेंट फैक्ट्री सोनभद्र में, चुरकुआडाला में, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी में। ये चीजें आप याद रखेंगे। खादर क्या होता है? बांगर क्या होता है? ये चीज याद रखेंगे। और तराई भाबर एवं तराई प्रदेश क्या होते हैं? इन सभी के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी रखेंगे। इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो अभी आपको मैं जब अतिलव क्वेश्चन कराऊंगा सारे एक नंबर के क्वेश्चन उठा करके आप सभी को दिखाऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन ज्यादातर पूछे गए हैं। तो आशा करता हूँ आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। सभी प्रशिक्षुओं के व्हाट्सएप ग्रुप पर, कॉलेज ग्रुप पर जरूर शेयर करें, जिससे उनकी भी तैयारी अच्छी हो सके। आप सभी को सारी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी और वहां से आप PDF लिंक दी रहेगी, वहां से जाकर के टेलीग्राम से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। सारी लिंक, सारी प्लेलिस्ट आपको दे दी गई है, उससे जाकर के आप सभी लोग सारे वीडियो देखिए। और कोई भी प्रॉब्लम है, समस्या, कुछ भी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।